नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं डेथ सर्टिफिकेट के प्रोसेस के बारे में। हमें कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ती ही है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो ये सर्टिफिकेट है वो 21 दिनों के अंदर अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर आप 21 दिनों से ज्यादा लेट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा। और साथ ही अगर वहां से कोई और गलती भी हो जाती है तब भी आपको दोबारा से चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको घर बैठे अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो आइए समझते हैं डेथ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए समझते हैं हमें एमसीडी की वेबसाइट पर इसे कैसे अप्लाई करना है। तो आ गए हम एमसीडी की वेबसाइट के ऊपर, जहां पे हमें डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है। इसका जो लिंक है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि डायरेक्ट आप यहां पर पहुंच पाए। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, हमें इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का। मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने से पहले हमें उस वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी हम उसमें लॉगिन कर पाते हैं। तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये साइन अप वाला ऑप्शन जो है वो आ गया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल बेसिक सी डिटेल मांगी गई है, जैसे फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम, फादर नेम क्या है, जेंडर सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये हम उनके किसी रिलेटिव की डिटेल डाल देंगे ताकि उनके मोबाइल पे और उनकी ईमेल आईडी के ऊपर जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे डिटेल को डाल देते हैं ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक बर्थ, स्टिल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, तो हमें इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है डेथ रजिस्ट्रेशन, तो आज हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और कर देना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे डेथ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ बेसिक सी डिटेल डालनी है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्रिमिनेशन या बॉडी डोनेशन स्लिप नंबर। जिस भी डेड बॉडी को क्रिमिनेशन हॉल में ले जाया जाता है वहां पे उसका नेम, उसका डेट ऑफ डेथ, उसका फादर नेम जो है वो लिखा जाता है। वो जो क्रिमिनेशन हॉल के द्वारा स्लिप जो इशू होती है उसका जो नंबर है वो हमें यहाँ पे डालना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ डेथ, यहाँ पे जिस डेट पे डेथ हुई है उसकी डिटेल डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टाइम ऑफ डेथ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट जेंडर ऑफ द डिसीज, तो हमारे केस में मेल है तो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ डिसीज, फुल नेम ऑफ द यूजुअली रिटर्न, यहाँ पे जिसकी मृत्यु हुई है उसका जो नाम है वो फुल नेम यहाँ पे प्रॉपर डालना है, क्योंकि हम उसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप एक बार इसमें फुल नेम डालने के बाद क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर उनके पास आधार नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एज ऑफ द डिसीज, जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु के टाइम पे क्या एज थी, तो यहाँ पे वो एज डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिलीजन ऑफ द डिसीज, जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसका क्या रिलीजन था, वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था या क्रिश्चियन था या ईसाई था, जो भी आपके केस में है वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऑक्यूपेशन ऑफ द डिसीज, जिस पर्सन की मृत्यु हुई है वो क्या करता था, वो गवर्नमेंट सर्विस करता था या फिर कोई लीगल प्रोफेशनल था या फिर रिटायर्ड पर्सन था या सेल्फ एम्प्लॉयड था, बिजनेसमैन था, जो भी आपके केस में है आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल आ रहा है, मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूशनल या नो मेडिकल अटेंशन। आपके केस में ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन की मृत्यु हुई है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो कभी कभी हॉस्पिटल वाले ही जो है वो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर देते हैं और आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये किसी किसी केस में होता है। लेकिन हमारे केस में जो पर्सन की मृत्यु हुई है वो घर पर ही हुई है, तो इसलिए हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया नो मेडिकल अटेंशन। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वाज द कॉज ऑफ डेथ मेडिकली सर्टिफाइड, नो या यस, तो हमारे केस में जो मृत्यु है वो घर पर ही हुई है, इसलिए मैंने नो के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। आपके केस में अगर हॉस्पिटल वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं तब आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन डालना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ डिसीज, उनको क्या बीमारी थी या फिर एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, डेथ का क्या रीजन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड एज रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, जैसे कि वो स्मोक करते थे या फिर तंबाकू का सेवन करते थे या फिर कोई अल्कोहल का यूज करते थे, तो ये सब ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जिसपे स्टार लगा हुआ है नेम ऑफ फादर, तो यहाँ पे जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसके फादर का नेम डालना है।
यहाँ पे उनका आधार नंबर डालना है जो उनके फादर का आधार नंबर है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंट या फिर गार्डियन मोबाइल नंबर। तो हमारे केस के अंदर हमें उनके बेटे ने इन्फॉर्म किया था कि उनके फादर का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मैं उनके बेटे का मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। आपके केस में जो है आप उनका नंबर डाल सकते हैं। ऐसे ही पेरेंट ईमेल आईडी, तो मैं उनके बेटे की ही ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है आईसीडी कोड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें ये बताना है कि जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसको क्या डिसीज थी। तो यहाँ पे बहुत सारी डिसीज के नाम दिए गए हैं, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है जो आपके केस में था। हमारे केस में जो था वो फीवर हुआ था जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया फीवर ऑफ अननोन ऑर्गन, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मैरिटल स्टेटस ऑफ डिसीज। जिस पर्सन की मृत्यु हुई है वो मैरिड था या अनमैरिड था। जैसे ही मैंने मैरिड पे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं नया ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है, नेम ऑफ हस्बैंड या वाइफ। अगर किसी हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसकी वाइफ की डिटेल डालनी है, और अगर किसी वाइफ की डेथ हुई है तो हस्बैंड की डिटेल डालनी है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डिवोर्स सेलेक्ट कर देता तो ये ऑप्शन पूछा ही नहीं जाता, लेकिन हमारे केस में जो है वो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैरिड। तो मेरे केस में जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसकी वाइफ की डिटेल डालूंगा मैं यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आधार नंबर। अगर आपने यहाँ पे वाइफ की डिटेल डाली है तो यहाँ पे उसका आधार नंबर आपने देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हस्बैंड एंड वाइफ मोबाइल नंबर। आपने यहाँ पे जिसकी भी डिटेल डाली है नेक्स्ट ऑप्शन में आप उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए और साथ ही उनकी एज भी बता दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हस्बैंड वाइफ एंड ईमेल आईडी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ डेथ। जिस पर्सन की मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है, घर पर हुई है या घर के बाहर हुई है। तो हमारे केस में जो डेथ हुई है वो घर पर ही हुई है, तो मैंने हाउस एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है प्लेस ऑफ डेथ। अगर जो डेथ हुई है वो किसी ऐसे घर में हुई है जो उनके आधार कार्ड से डिफरेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है। हमारे केस में उसी घर में डेथ हुई है जो एड्रेस आधार कार्ड के ऊपर है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो एड्रेस डाल दिया है जहां पर पर्सन की मृत्यु हुई है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिसीज रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे हमने ऊपर एड्रेस डाल दिया है, तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे बस क्लिक करना है, जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करते ही जो एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट आ गया है क्योंकि हमने ऊपर जो है वो एड्रेस डाल दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन में आ रहा है एड्रेस डिटेल। जिस घर में मृत्यु हुई है वही उनका क्या प्रेजेंट एड्रेस है, और जिस घर में मृत्यु हुई है वही परमानेंट एड्रेस भी है। अगर आपके केस में दोनों सेम है तो आप दोनों पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट वही वाला सेम आ जाएगा जो एड्रेस हमने ऊपर डाला था। अगर आपके केस में कोई डिफरेंट एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आ रहा है इन्फॉर्मेंट्स नेम। यहाँ पे आपको किस पर्सन ने इन्फॉर्म किया है, तो हमारे केस में हमें उनके बेटे ने इन्फॉर्म किया था, तो मैंने यहाँ पे उनका नाम डाल दिया है, साथ ही जो रिलेशन है वो भी डाल दिया है सन का। अगर आपके केस में कोई और है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है और साथ में उनकी ईमेल आईडी डाल दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इन्फॉर्मेंट एड्रेस। क्या वो सेम ही एड्रेस पे रहते थे, तो यस मेरे केस में जो है वो सेम ही रहता था। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा एड्रेस जो है जो हमने ऊपर डाला था वो सेम एज इट इज एड्रेस यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे केस में फादर है और जो उनका बेटा है वो एक ही एड्रेस पे रहते थे। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ क्लिक करना था। अगर आपके केस में वो डिफरेंट है तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूजर रिमार्क। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, इसको आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे प्लीज इशू डेथ सर्टिफिकेट ऑफ माई फादर, क्योंकि ये उनका बेटा अप्लाई कर रहा है। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। नोट में दिया गया है स्कैन बोथ साइड्स ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अपलोड एट सिंगल पीडीएफ। जैसे आधार कार्ड आपका होता है वो दोनों साइड से होता है, तो फ्रंट एंड बैक की एक सिंगल पीडीएफ बना लेनी है आपको, और वो 2 MB के अंदर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में दिया है आईडी के अंदर क्या क्या चल सकता है, जैसे कि आपका राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या फिर वोटर आईडी कार्ड। फर्स्ट ऑप्शन में आ गया है आईडी ऑफ डिसीज्ड। जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उस पर्सन का मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ है जिस पर्सन की मृत्यु हुई है वो अपलोड कर दिया है। सेकंड आ रहा है आईडी ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो मैं उनके बेटे की अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उनके बेटे ने इन्फॉर्म किया था, तो मैंने जो है उनके बेटे का भी आधार कार्ड अपलोड कर दिया है एक सिंगल पीडीएफ बना के। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये ऑप्शनल है, फिर भी जो हमारे को क्रिमेशन हॉल से जो स्लिप मिली है उसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव एज ड्राफ्ट। सेव एज ड्राफ्ट करते ही आप एक बार ये भी चेक कर लेंगे कि जो आपने डिटेल डाली है वो सब कुछ ओके है या नहीं है, और साथ ही ये भी पता लग जाएगा कि अगर कोई ऑप्शन रह गया है
तो ये वहां पर बताएगा कि आपकी डिटेल सारी कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो मैं इसको करता हूँ सेव एज ड्राफ्ट। तो यहाँ पे जो भी हमने डिटेल डाली है वो हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ओके है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट, इस पे हम कर देते हैं सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो एक जो पॉपअप है वो ओपन हो गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि बिफोर सबमिट प्लीज वेरीफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव फिल्ड आर करेक्ट एंड वैलिड फ्रॉम योर नॉलेज। तो हमारे केस में जो हमने डिटेल डाली है वो बिल्कुल ओके है और हमने एक बार सेव करके इसको चेक भी कर लिया है। तो इसको मैं अब कर देता हूँ ओके। तो ये जो डाटा है वो वैलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर एप्लीकेशन नंबर दिस, यू विल बी अपडेट वंस वेरिफिकेशन इज डन। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हमारे होम पेज पर ले आएगा। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड डेप्थ, तो हमें इस पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ गया है कि जिसका हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसका नाम आ गया है, साथ ही एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया है कि हमने कौन सी डेट को अप्लाई किया है। साथ ही ये भी लिखा हुआ आ गया लेस देन 21 डेज। हमने जो है 21 डेज के अंदर ही अप्लाई किया है, इसलिए हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 21 डेज के बाद अप्लाई करते तो हमें एमसीडी के ऑफिस जाना पड़ता, साथ ही वहां पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते, तब जाके हमारा जो है प्रोसीजर कंप्लीट होता। लेकिन अगर हमने 21 डेज के अंदर ही इसको अप्लाई किया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के अंदर हमारी मेल पर या फिर हमारे मोबाइल पर एक इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। साथ ही इसी वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपको किस तरीके से अपना सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।